अजीत माधव जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि हम बात समुद्र से माल ढुलाई विधेयक 2025 की भी कर रहे हैं और यह बिल 1925 के कानून की जगह लेगा जो मोदी सरकार लेकर आई है। और यह माना जा रहा है कि इस बिल की जरूरत इसलिए थी कि समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह माल भेजा जाता है। इसमें यह तय किया गया कि सामान खराब हो जाए या कहीं नुकसान हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, जवाबदेही किसकी होगी, ऐसे तमाम प्रावधान इसमें किए गए हैं। आप कैसे देखते हैं इन बदलावों को और क्यों जरूरी? ये तो बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। इस मॉडल में उपग्रह का भी डेटा है, इस मॉडल में मौसम का भी विश्लेषण, और समुद्र में पहले लूट और चोरी होती थी जी। तो इन घटनाओं को भी पाबंदी लाने का प्रावधान आया है, जिसे हम पायरेटेसी बोलते थे। बंदरगाह में जो पोर्ट का जो कंजेशन होता था वो एक जमाने में पूरी तरह से ना एक प्रकार का इसका कोई दायरा फिक्स नहीं था, कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। पूरी तरह से इसमें पहले के जमाने में इसका समन्वय का अभाव था। अब इसको समुद्र मार्गों को हमने नए स्तर पर इसको विकसित किया जा रहा है। इसको जो स्मार्ट मैरीटाइम कॉरिडोर प्रणाली जो बोलते हैं, तो ये जो सारा चीज है, ये तकनीक जनरली कुछ इजराइल, जापान जैसे ये बंदरगाहों पर ये प्रायोगिक स्तर पर है, लेकिन भारत में इसका समन्वित प्रयोग नहीं था। लेकिन अब भारत में हमने इसरो है, हमारा NICDC है, DG शिपिंग है, इसके साथ मिलकर भी ये आगे एक कदम हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि दुनिया के माध्यम से हमारे पास जो हमारे शास्त्रज्ञ हैं, हमारे जो वैज्ञानिक है, इन्होंने सबने मिलकर इसको बनाया है। इसकी वजह से हमारा जो मार्ग है तेज होगा, सुरक्षित होगा, पर्यावरण से अनुकूल होगा, और यह नवाचार केवल समुद्री व्यापार को तेज और सुरक्षित बनाएगा, बल्कि भारत की जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जैसे आपातकालीन की तैयारियां हैं, जैसे निर्यात की प्रतिस्पर्धा है, इसको भी बढ़ाएगा। और भाजपा की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इसमें PM गति शक्ति, डिजिटल इंडिया और ये जो सागरमाला को एक साथ जो जोड़ना है, ये बहुत ही बड़ा विजनरी कदम है। ये सीधी बात नहीं है जी। इन सारे चीजों को एक साथ तालमेल में लाकर इसको आत्मनिर्भर समुद्री सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स समन्वय प्रणाली, ये एक बहुत बड़ा विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। जब हम धीरे धीरे उसमें जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये सारे तीनों चारों बिल मिलकर हमारे देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इसमें मैंने अभी जैसे इसरो का किया और NICDC का किया, तो ये सारा एक डाटा भी हमारे पास आ रहा है। इसके माध्यम से सारे डाटा को जोड़कर एक सार्वजनिक निजी भागीदारी भी हो सकती है। सारे वैश्विक स्तर पर अलग अलग देश हमारे तरफ आएंगे। हमारा मेक इन इंडिया का जो मॉडल है, हम भी उसको निर्यात करेंगे। तो इसके तरफ एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, जिसके माध्यम से अभी हम MSME के माध्यम से जा रहे हैं। नए अभी शिपिंग के स्टार्टअप भी इसके माध्यम से आने वाले। तो एक नया दालन विश्व स्तर पर बड़े प्रमाण में खुलने वाला है, क्योंकि इसको ये समुद्र को जो ब्लू इकोनॉमी कहते हैं, ये सच्ची में मोदी जी ने इसको सारे विश्व के सामने खड़ा कर दिया है कि इसको ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। सारे स्तर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे सारे जो कामगार बंधु है उनको काम मिलेगा, और जो अभी शिपिंग जो जहाज है उसके बारे में, वो तो हमारा एक मॉडल बनने वाला है। तो इसमें व्यापार, बंदरगाह, पोर्ट्स, हमारे जो गरीब भाई बहन मजदूर, हमारा रोजगार, ये सारी चीजों को सामने देखकर, और हमारी सारी जो यहाँ पकने वाली जो चीजें हैं, जो किसानों की जो चीजें हैं, इसको भी बड़े प्रमाण में पूरे विश्व स्तर पर बड़ा मार्केट मिलने की संभावना तो है नहीं, संभावना हो गई है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का मन से बहुत बहुत आभारी हूं और उनका धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं। अजीत माधव जी, अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, 2014 के बाद अगर मैं बात करूं, एक टेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ उपयोग हुआ है। भारत ने अपनी वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी के जरिए एक छाप छोड़ी है हर क्षेत्र में। समुद्री, अगर मैं व्यापार की बात करूं या शिपिंग से संबंधित नीतियों की बात की जाए, जो जहाज से जुड़ी अलग अलग योजनाएं हैं सरकार की, चाहे सागरमाला योजना की बात की जाए, अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग की बात की जाए, तो ये तमाम कानून जो बदले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से आप बदलाव को कैसे देख रहे हैं? देखो, एक औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित पहले का कानून था जी। ब्रिटिश हुकूमत ने उसको भारत में लागू किया। हमारे भारतीय व्यापारियों के लिए कोई हितों की रक्षा नहीं थी। ब्रिटिश शिपिंग कंपनी क्या करती थी, अपने मुनाफे के लिए अपने
काम के लिए उन्होंने उसका उपयोग करके लिया। यह हमारा जो ये कानून है भारत की समुद्री संप्रभुता को नकारते हुए अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए विदेशी न्यायालयों को मान्यता देता था, भारतीय बंदरगाहों की कानूनी स्वायत्तता को भी बाधित करता था। इसमें न तो डिजिटल तकनीक की कोई व्यवस्था न थी पहले जी, और न ही बंदरगाहों और व्यापारियों को भी कोई पारदर्शी प्रावधान भी नहीं था। आपने जो बोला है वो सवाल बहुत अच्छा सवाल है। अब इसमें पारदर्शिता भी आई है, इसमें डिजिटलाइजेशन भी आई है, कानूनी स्वायत्तता भी आई है। तो हमारे माल को भी सुरक्षितता होगी, बंदरगाहों को भी सुरक्षितता होगी, व्यापारों को भी सुरक्षितता होगी। एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म माननीय मोदी जी ने जो और सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया है। और सबसे विडंबना की बात जो है, आजादी के बाद कांग्रेस के सरकारों ने इस कानून को जो के त्यों रखा, जारी रखा। 75 साल तक इस क्षेत्र में कोई व्यापक सुधार किया नहीं गया और समुद्र को लॉजिस्टिक रूप से, तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई। हमने डिजिटल इंडिया, पोर्ट स्वचालन, व्यापारियों को सुरक्षा, ऐसे मुद्दों को हमने प्राथमिकता दी, जिसे कांग्रेस ने इसको कम प्राथमिकता दी। जबकि विश्व तेजी से एआई, एलओटी और मैरीटाइम डाटा सिस्टम की ओर बढ़ रहा था, लेकिन कांग्रेस उस समय इस विषय के बारे में सोच ही नहीं रही थी। इसके कारण हम भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वाणिज्य के प्रतिस्पर्धी व्यापार में बहुत पीछे चले गए थे। ये बात मोदी जी के ध्यान में आई और उन्होंने इस चीज को सामने लाकर सारे हिंदुस्तान की जनता के लिए एक बहुत बड़ा, जैसे आपने डिजिटल जो बात बोली है, इस डिजिटल तकनीक के माध्यम से एक बहुत बड़े व्यापार का द्वार खुल दिया है। इसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान आगे आने वाली पीढ़ी नहीं पीढ़ी तक हमारे सारे आने वाले जो जनरेशन है, मोदी जी को मन से आशीर्वाद और मन से धन्यवाद देंगे।